Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today I am going to discuss another topic of tort that is tort relating to person. इसमें मैं assault और battery already discuss कर चुकी हूँ. अब मैं जो तीसरा टॉपिक इसका ले रही हूँ that is false imprisonment. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. It means the total restraint of a person's liberty without lawful justification. अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन की जो लिबर्टी है, मतलब जो उसकी आज़ादी है, उसको पूरी तरीके से छीन लेना या उसको किसी तरीके से उसकी जो आज़ादी है उसको रिस्ट्रेन करना, मतलब उसको बंधक बना लेना, और इसका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए. इट यूजुअली accompanied विथ फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स. तो जनरली जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है इसके साथ साथ में और क्या चीज़ हो सकती है कि या तो किसी फोर्स का एप्लीकेशन हो सकता है या फिर थ्रेट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाई होने का डर भी हो सकता है. इट इज़ ऑल्सो अ क्राइम इन आईपीसी सेक्शन 340 एज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. तो इसको जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड जो है, उसमें सेक्शन 340 के अंडर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को एक क्राइम भी माना गया है एज अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, मतलब गलत तरीके से किसी को बंधक बनाना. प्लेंटिफ हैव टू प्रूव फॉलोइंग थिंग्स फॉर एन एक्शन फॉर डैमेजेस. तो इस केस में क्या है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में जो प्लेंटिफ होता है, मतलब जिसको नुकसान हुआ है या जिसका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया गया है, उसको कुछ चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी अगर उसको डैमेजेस के लिए कोई एक्शन लेके आना है या सूट फाइल करना है डिफेंडेंट के अगेंस्ट. तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी? सबसे पहले तो उसे अपना इम्प्रिजनमेंट जो है उसको प्रूव करना पड़ेगा. दूसरा, उसको क्या बात प्रूव करनी पड़ेगी कि जो इम्प्रिजनमेंट है, मतलब जो उसे बंधक बनाया गया था, वो डिफेंडेंट के ज़रिए बनाया गया था, या फिर डिफेंडेंट के किसी सर्वेंट, मतलब उसकी उसकी अथॉरिटी, डिफेंडेंट की अथॉरिटी के अंडर उसका कोई सर्वेंट था, ठीक है ना, जिसने अपनी ड्यूटी करते हुए, मतलब अपने एम्प्लॉयमेंट का जो कोर्स था उसको परफॉर्म करते हुए वो काम किया. द प्लेंटिफ नीड नॉट टू प्रूव एनी wrongful इंटेंशन, malice और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट. तो इस केस में क्या होता है कि प्लेंटिफ को अपना इम्प्रिजनमेंट प्रूफ करना है, और ये प्रूफ करना है कि जो उसका इम्प्रिजनमेंट जो उसे बंधक बनाया गया था वो डिफेंडेंट के ज़रिए बनाया गया था. बट प्लेंटिफ को ये प्रूफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जो डिफेंडेंट है उसकी कोई रॉन्गफुल इंटेंशन थी, मिलाइस था, या फिर उसकी नेग्लिजेंस थी. Imprisonment not necessarily means to confine one in a room, but it means in any manner plaintiff have been deprived of his personal liberty. तो जब इम्प्रिजनमेंट की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी किसी को एक कमरे में बंद कर देना. इम्प्रिजनमेंट जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, पर उस केस में क्या होना चाहिए, जो प्लेंटिफ है, मतलब जो सफरर है, जिसका इम्प्रिजनमेंट किया गया, जिसे बंधक बनाया गया है, उसकी पर्सनल लिबर्टी जो है उसमें उसको उससे छीन लिया गया हो या उसमें बाधा उत्पन्न की जा रही हो. तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज अ मैन ऑफ पावर आस्क्स और ऑर्डर्स बी टू स्टैंड इन द सन, एंड इफ बी आउट ऑफ fear or obedience to the order of A keeps standing in the sun, this is false imprisonment. तो सपोज कीजिए कोई पर्सन है, वो बी को अपनी पावर, मतलब उसके पास कुछ पावर है और वो बी को ऑर्डर करता है कि भाई आप धूप में खड़े रहो, और जो बी है वो या तो डर की वजह से या उसकी आज्ञा का पालन करने की वजह से, एक ही आज्ञा की का पालन करने की वजह से अगर धूप में खड़ा रहता है, तो ये भी आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट माना जाएगा. असेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के, इसको हम पढ़ लेते हैं. इन ऑर्डर टू फिक्स द लायबिलिटी फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट द प्लेंटिफ हैज़ टू प्रूव द फॉलोइंग एसेंशियल्स. मतलब क्या है कि अगर आपका जो प्लेंटिफ है उसको आप फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जो है उसके लिए कोई एक्शन लेके आना है, तो उसे कुछ चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी. सबसे पहले तो उसे प्रूव करना पड़ेगा, क्या प्रूव करना पड़ेगा? टोटल रीस्ट्रेंट, ठीक है ना, टोटल रीस्ट्रेंट ऑफ हिज लिबर्टी, मतलब उसकी जो पर्सन की जो लिबर्टी है, उसकी जो आज़ादी है, उसको पूरी तरीके से छीन लिया गया है या ख़त्म कर दिया गया है या उसमें बाधा उत्पन्न की जा रही है. दूसरा, डिटेंशन मस्ट बी अनलॉफुल,
कि जो उसको बंधक बनाया गया है, जो उसको डिटेन किया गया है, वो अनलॉफुल था, किसी भी तरीके से वो लॉफुल नहीं होना चाहिए। इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ड्यूरेशन ऑफ डिटेंशन इज इमैटेरियल। इस पे देखिए मैंने डिटेंशन की जगह रिटेंशन लिख दिया है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में जो डिटेंशन की ड्यूरेशन होती है, मतलब कितने टाइम के लिए बंधक बनाया गया है, वो इमैटेरियल होती है, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। डिटेंशन आपका शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकती है और बहुत लंबे पीरियड के लिए भी हो सकता है। देयर शुड बी टोटल रीस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, ये हम पहले भी डिस्कस कुछ कर चुके हैं कि यहाँ पर किसी पर्सन की जो लिबर्टी है, उसकी जो आज़ादी है, उसको पूरी तरीके से छीन लिया जाता है, छीन लिया गया हो। इफ़ द प्लेंटिफ वॉलंटरली एग्रीज to submit to certain restrictions of his liberty, he cannot sue for false imprisonment. सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है, वो वॉलंटरली मतलब अपनी इच्छा से एग्री करता है, अपनी जो उसकी लिबर्टी, जो उसकी आज़ादी जो है, उसमें कुछ तरीके की बंदिशों को अगर एग्री करता है, तो बाद में वो जो डिफेंडेंट है उसको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए स्यू नहीं कर सकता, मतलब उसके अगेंस्ट केस नहीं लेके आ सकता। In order to constitute false imprisonment, it is necessary to prove that the detention is unlawful and without any lawful justification. तो ये भी बहुत ज़रूरी है false imprisonment के लिए कि जो प्लेंटिफ है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो उसका डिटेंशन, जो उसको बंधक बनाया गया, वो अनलॉफुल था और बिना किसी लीगल कॉज के था, या फिर बिना किसी लॉफुल कॉज के था। An action for false imprisonment will lie against any person who authorizes or directs the unlawful arrest or detention of the plaintiff. An action for false imprisonment will lie against any person. तो ये जो आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का जो एक्शन है, वो किसी भी ऐसे पर्सन के खिलाफ लाया जा सकता है जो किसी दूसरे पर्सन का दूसरे पर्सन के जो बोलते नहीं, ये अनलॉफुल अरेस्ट में या उसको अनलॉफुली डिटेन करने में, बंधक बनाने में, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को डायरेक्ट करता है या उसको अथॉरिटी देता है। अ पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग एनी अथॉरिटी टू अरेस्ट एनी पर्सन एंड डिटेन हिम विल बी लायबल फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है, उसकी अथॉरिटी नहीं है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है दूसरे पर्सन को अरेस्ट करने की और उसे डिटेन करने की, मतलब उसे इम्प्रिजनमेंट में रखने की, और फिर भी वो ऐसा करता है, तो इस केस में वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का लायबल होगा, मतलब उसको डैमेजेस प्लेंटिफ को पे करने पड़ेंगे। ना अरेस्ट बाय पब्लिक अथॉरिटी, if police or other authorities have power to arrest or detain a person under a law, then it will not amount for false imprisonment. जैसे हम अगर बात करते हैं कि अगर पब्लिक अथॉरिटी जैसे पुलिस है, अगर वो आपका अरेस्ट करती है किसी पर्सन को, ठीक है ना, तो ये जो अरेस्ट है वो लॉ के अंडर कर रहे हैं, मतलब लीगल तरीके से अरेस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं माना जाएगा। सेक्शन 41(1) of Criminal Procedure Code 1973 provides that a police officer may arrest a person who has been concerned in any cognizable offense or against whom a reasonable complaint have been made, or on the basis on reasonable suspicion. It is the minimum requirement under before a person can be arrested by a police officer. तो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, सीआरपीसी जो है 1973 है, उसके सेक्शन 41 के सब क्लॉज 1 जो है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को तभी अरेस्ट कर सकता है कि जिसके खिलाफ जो है कोई कंप्लेंट की गई हो, ठीक है ना, या फिर सस्पिशन, मतलब उसके शक के आधार पर भी किसी को क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस में नहीं आएगा। फिर अरेस्ट बाय प्राइवेट अथॉरिटी, सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी 1973 ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट अ प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन। तो आपका जो सीआरपीसी 1973 का जो सेक्शन 43 है, वो क्या कहता है कि कोई प्राइवेट पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कब अरेस्ट कर सकता है,
हु इज़ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कि जो कि बोलते नहीं है, जो कि मतलब एक ऑफेंडर ही है, जो एक तरीके से क्या कह सकते हैं इसको, एक्यूज्ड है, या हम कह सकते हैं कि जिसने कोई क्राइम किया है। अगर कोई क्रिमिनल है, कोई ऑफेंडर है, तो उसको कोई दूसरा कोई प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। दूसरा किस केस में कर सकता है, हु इन हिज व्यू हैज़ कमिटेड अ नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस। और प्राइवेट पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट या डिटेन तभी कर सकता है जबकि उसको इस बात का पता हो, उस पर्सन को, प्राइवेट पर्सन को इस बात का पता हो कि इस पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है जो कि आपका बेलेबल नहीं है, मतलब जिस क्राइम की बेल नहीं हो सकती है। Article 22(2) provides that every person who is arrested and detained in custody shall be produced before a magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of magistrate। तो आपका जो आर्टिकल 22(2) जो है वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, या फिर कस्टडी में रखा गया है, उसको जिला मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसे उपस्थित करना, उसको पेशी के लिए लेके जाना ज़रूरी होता है। और ये जो 24 घंटे हैं, इसमें वो टाइम इंक्लूड नहीं है जो कि जर्नी का लगेगा प्लेस ऑफ अरेस्ट से, मतलब जहाँ पर उसे अरेस्ट किया गया है वहाँ से कोर्ट तक ले जाने में जो भी उसका टाइम लगेगा वो 24 आवर्स से में इंक्लूड नहीं है। मतलब 24 आवर्स प्लस जो टाइम ऑफ जर्नी है वो इतना दिया जाएगा। एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। और किसी भी पर्सन को बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए गए मतलब ज़्यादा टाइम के लिए उसमें नहीं रखा जा सकता, डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। जस्टिफिकेशन, ठीक है ना। अब इसके लिए जो आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, इसके लिए कुछ जस्टिफिकेशन होते हैं, मतलब कि किस किस केसेस जो है उसमें किस किस केस में जो है वो आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं आपका एप्लीकेबल होगा। जैसे कि आपका सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं हम, ठीक है ना, पब्लिक अथॉरिटी की बात करते हैं, जुडिशियल अथॉरिटी की बात करते हैं, पेरेंटल और अदर अथॉरिटी की बात करते हैं। तो चलिए इन टॉपिक्स को एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले आपका सेल्फ डिफेंस की। असॉल्ट एंड बैटरी आर जस्टिफाइड इफ़ दे आर कमिटेड इन सेल्फ डिफेंस और इन डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर हम बात करते हैं असॉल्ट और बैटरी की, देखिए असॉल्ट और बैटरी की अगर हम बात करें तो वो जस्टिफाइड होता है अगर वो सेल्फ डिफेंस मतलब अपनी डिफेंस में या प्रॉपर्टी की डिफेंस में किया जाता है। मतलब अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर असॉल्ट करता है या बैटरी अप्लाई करता है तो वो आपका जस्टिफाइड होगा, मतलब उसके लिए कोई आपका लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता अगर अगर वो पर्सन जो डिफेंडेंट है वो ये जो काम जो है वो सेल्फ डिफेंस में कर रहा है या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कर रहा है। नाउ पेरेंटल और अदर अथॉरिटी, देखिए ये जो भी मैं जस्टिफिकेशन पढ़ रही हूँ ये सबके लिए पढ़ रही हूँ कि कौन कौन सा आपका किस किस केस में अप्लाई नहीं होगा। तो जब हम पेरेंटल और अदर अथॉरिटी की बात करते हैं तो असॉल्ट, बैटरी एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट may be justified if they are committed in exercise of parental or some other authority like it। तो ये हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई पेरेंट है ना, कोई पेरेंट है वो अपने बच्चे को क्या करता है, अपने बच्चे के ऊपर असॉल्ट करता है या बैटरी अप्लाई करता है या उसको इम्प्रिजनमेंट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट करता है, तो उस केस में ये जस्टिफाइड है, मतलब इसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लेके आ सकते हैं। अब पेरेंटल और अदर अथॉरिटी जो है, पेरेंटल लाइक अथॉरिटी जैसे कि हम टीचर्स को इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। नाउ पब्लिक अथॉरिटी की बात करें तो सर्टेन पब्लिक पर्सन्स आर ऑथराइज टू अरेस्ट इंडिविजुअल्स इन सर्टेन सर्कमटेंसेस। कुछ आपके पब्लिक पर्सन्स होते हैं या हम कह सकते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं जिनको अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर सकते हैं कुछ स्पेसिफाइड सर्कमटेंसेस के अंडर। इसका एग्जांपल कैसे देंगे हम कि अ पुलिस ऑफिसर हैज़ पावर एंड इज़ ऑथराइज टू अरेस्ट एनी पर्सन who has been concerned in any cognizable offences or against whom a reasonable complaint has been made। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर सकती हूँ कि पुलिस ऑफिसर जो है वो किस केस में किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। इन मैनी अदर सर्कमटेंसेस पुलिस ऑफिसर्स कैन अरेस्ट एन इंडिविजुअल विदाउट रनिंग द रिस्क ऑफ बीइंग सूड फॉर द डैमेजेस। तो और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपका
जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो किसी पर्सन को क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, बिना इस बात को सोचे कि वो आपका क्या बोलते हैं जो जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं वो उनके खिलाफ केस लेके आ जाए ना। जुडिशियल अथॉरिटी, देखिए जो जुडिशियल अथॉरिटी होती है वो उसके केस में किस तरीके से ये चीज़ें जस्टिफाइड हो सकती है। व्हेन अ पर्सन इज इम्प्रिजनड बाय जुडिशियल अथॉरिटी, नो एक्शन विल लाई फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अगर किसी जुडिशियल अथॉरिटी के ऑर्डर की वजह से किसी पर्सन को बंधक बनाया जाता है तो उस केस में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए कोई भी केस लेके नहीं आ सकते। मतलब जो पर्सन है जिसको बंधक बनाया गया वो जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ केस नहीं कर सकता वाइल एक्सरसाइजिंग ऑफ दियर जुडिशियल एक्ट। ठीक है ना। नॉट ओनली द जजेस बट इवन द मिनिस्ट्रियल स्टाफ carrying out the order of the judicial officers are protected against a suit for damages। तो यहाँ पर जुडिशियल अथॉरिटी का क्या केस है कि जो जुडिशियल अथॉरिटी है, ठीक है ना, वो तो किसी पर्सन को, अगर वो किसी पर्सन को बंधक बनाने के लिए आपका कोई ऑर्डर पास करती है तो उसको तो आपका क्या बोलते हैं से उसको तो आपका क्या बोलते हैं से प्रोटेक्शन मिलेगी किसके खिलाफ, उसको तो मतलब प्रोटेक्शन मिलेगी, पर साथ साथ में वो जो मिनिस्ट्रियल कर्मचारी जो होते हैं ना, जो उसकी जो जुडिशियल अथॉरिटी के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं या उनको अप्लाई करते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन होगी। और जिस पर्सन को इम्प्रिजन किया गया है वो पर्सन उनके खिलाफ भी कोई केस फाइल नहीं कर सकता डैमेजेस रिकवर करने के लिए। मोटिव देखिए, मोटिव जो है वो आपका टॉर्ट जो है उसमें नेसेसरी नहीं होता। तो मोटिव जो है आपका, अगर हम टॉर्ट में लाइबिलिटी अगर तय करते हैं तो उस केस में आपका मोटिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का टॉपिक ख़त्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी